डोंट टेक इट लाइटली, ठीक है, डोंट फॉरगेट। बाकी तो सब लोगों को ये लग रहा होगी ये तो पुरानी एक भाषण है सर का, रिपीट हो रहा है, जैसे 3 इडियट्स की शुरुआत में देखा था प्रेस करता है। डोंट फॉरगेट कि हर साल यहाँ पर इतने एप्लीकेशंस आते हैं, ये उनमें से चंद सेलेक्ट होते हैं। भाई जल्दी आ जाया करो यार, ठीक है, आगे भी जाना होता है, बाकी काम भी दूसरे बैचेस में भी पढ़ना है। चलो वेस्टिबुलर ग्लैंड हो गया, ये बता दिया था ना बेटा, है ना, डन। चलो देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट, मेमोरी ग्लैंड। One pair, they are present in both male and female, and they are active in female body only. But in case of egg-laying mammals, they are active in both male and female. ये under the effect of estrogen and progesterone develop करते हैं, which is the main steroidal hormone released by ovary. Modified axillary apocrine sweat glands हैं, axillary apocrine sweat glands. They are present as 2 prominent eminences on thoracic region, and this is the structure. Rib cage present होगा, उसके बाद pectoralis major muscle present होती है, and then after there is deposition of fat. फैट का डिपोजिशन जो है वो ईस्ट्रोजन के इफेक्ट की वजह से होता है। इसके अलावा यहाँ पर मेमोरी लूप्स प्रेजेंट होती हैं, विच इज 15 to 20 नंबर, और इसमें न्यूमरस मेमोरी एल्वेलाइज प्रेजेंट होंगी। ये लोब से जो डक्ट निकलती है उसे मेमोरी टिब्यूल कहा जाता है या टिब्लाई कहा जाता है, एंड देन आफ्टर मेमोरी डक्ट की फॉर्मेशन होती है। मेमोरी डक्ट जो है वो आगे जाकर मेमोरी एम्पुला बना देती है, ठीक है, और मेमोरी एम्पुला ड्रेन्स इनटू लेक्टिफेरस डक्ट। जितना नंबर मेमोरी लोब का होता है उतना ही नंबर लेक्टिफेरस डक्ट का होता है, इक्वल नंबर, क्लियर, एंड देन आफ्टर दैट रिलीज आउटसाइड द मेमोरी ग्लैंड। देन आफ्टर नेक्स्ट वन, मेमोरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रेप लाइक क्लस्टर ऑफ एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं, एंड एरियोला इज अ डीप पिगमेंटेड एरिया, हाइपर पिगमेंटेड एरिया which basically surrounds nipple और teeth। और यहाँ पर डिफरेंशियल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इसके सरफेस पर, जिनको एरियोलर ग्लैंड कहा जाता है, क्लियर। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज फ्लो ऑफ मिल्क एंड हार्मोनल कंट्रोल। एनसीईआरटी के डायग्राम में इसे एड ऑन कर लो इसी के साथ साथ, ठीक है, एंड फ्लो ऑफ मिल्क जो है वहां पर बना लो। भैया नमस्ते। ये रहता है यहाँ तक सभी को। Go straight in. Enemies ahead.
डन। चलिए, then after come to the next, फ्लो ऑफ मिल्क एंड हार्मोनल कंट्रोल। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन में। फ्लो ऑफ मिल्क की अगर हम बात करें तो मेमरी एल्विलाई से मेमरी टिब्यूल, टिब्यूल से डक्ट, डक्ट से एम्पुला, एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट एंड देन आफ्टर आउटसाइड द मेमरी ग्लैंड। यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मेमरी एल्विलाई को डेवलप करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ईस्ट्रोजन का काम है डिपोजिशन ऑफ फैट करवाना और मेमरी डक्ट्स की फॉर्मेशन करवाना। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का फंक्शन है कि ये सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क करवाता है एंड दैट आल्सो सपोर्टेड बाय प्रोजेस्टेरॉन। ये एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक की लाइन है, ठीक है, कि सिंथेसिस ऑफ मिल्क इज आल्सो सपोर्टेड बाय प्रोजेस्टेरॉन। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए तो प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों सपोर्ट करते हैं इसे। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क एंड दैट इज एन न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म जो कि डिपेंड करता है साइकिक स्टेट ऑफ मदर के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं मदरहुड, मातृत्व। अगर नहीं होगा तो सिक्रेशन ऑफ मिल्क तो होगा बट इजेक्शन ऑफ मिल्क नहीं होगा। रीजन इसका बहुत सिंपल है। ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड बाय बस यही तो गलती है। मैं बोल रहा हूँ सिक्रेटेड बाय, आई एम सेइंग सिक्रेटेड बाय का मतलब क्या हुआ कि उसे कौन सिंथेसाइज करके सिक्रेट कर रहा है, दैट इज हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, ठीक है, हाँ कि ना। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो है वो उसे सिक्रेट करता है बट दैट इज रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। रिलीज और सिक्रेटेड का डिफरेंस बताया था ना अभी, इससे पहले जब हमने पढ़ा था प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसिकल, तो उसमें बताया था ना कि सिक्रेटेड बाय सेमाइनल वेसिकल, रिलीज बाय प्रोस्टेट। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी। अब हाइपोथैलेमस जो है दैट बेसिकली कंट्रोल्स बिहेवियर एंड इमोशंस, वो बिहेवियर और इमोशंस को कंट्रोल करता है अलॉन्ग विद द हंगर, थर्स्ट एंड सैटिस्फैक्शन। क्लियर। अब हाइपोथैलेमस में जब तक कि वो इमोशन ट्रिगर नहीं होगा देयर इज नो सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, क्लियर। ये बहुत सिंपल सा फंडा है। देखो एक बहुत आम सी बात बताता हूँ आपको। कहते हैं ना कि जब गुस्सा आता है तो एक गिलास ठंडा पानी पी लेना चाहिए, गुस्सा शांत हो जाएगा। कभी सोचा क्यों? ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात। हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स एज वेल एज अस। तो ये हाइपोथैलेमस को बेवकूफ बनाने वाली बात कि जब एंगर का इम्पल्स वहां से जनरेट हो रहा होगा उस टाइम आप उसको पानी पिला दो, ठीक है। तो इससे होगा क्या, दैट पर्टिकुलर सिग्नल डाइवर्टेड टू द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड। ऐसा थोड़ी ना कि पानी पीते ही इंसान बात भूल जाता है। इम्पल्स जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, इमोशन जहां से कंट्रोल हो रहा है वो डाइवर्ट हो जाता है। जब आपको भूख लगती है तो आपकी सोचने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, 35% कम हो जाती है।
चीजें नहीं हो पाती, नॉट इन ऑल ऑफ द केसेस, इन सम केसेस ऐसा होता है, ठीक है। तो इमोशन से कंट्रोल है इजेक्शन ऑफ मिल्क। देन आफ्टर नेक्स्ट वन, अगर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है दैट मे आल्सो इनहिबिट इजेक्शन ऑफ मिल्क। ये स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, दैट इज बेसिकली द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज कंपोनेंट ऑफ मिल्क। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो पहली लाइन है, Don't rush. आयरन कंटेंट और विटामिन सी का अमाउंट दोनों यहाँ पर कम होता है। Cover me. आयरन कंटेंट जो है वो भी पुअर होगा, एज वेल एज विटामिन सी का अमाउंट भी यहाँ पर कम होता है। वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो फैट ड्रॉपलेट्स, केसिन प्रोटीन एंड लैक्टोज शुगर जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगी, ठीक है। केसिन इज मिल्क प्रोटीन, लैक्टोज इज मिल्क शुगर। बच्चे ये भी गलती कर देते हैं। Then after next one is inorganic compounds, sodium, potassium, bicarbonate, phosphate and calcium ion यहाँ पर present होता है, ठीक है। Then after next one, generally women, nursing women secretes basically 1 to 2 liter of milk after delivery. Enemies ahead. Done. Mother's first milk colostrum, which is slightly pale yellow in color, and that contains antibody IgA. IgA जो है वो क्या प्रोवाइड करता है? That provides natural passive immunity. Only example of Form that. up on me. हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन अगर है तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। क्लियर? उसका इफेक्ट है कि कोई फॉलिकुलर मैचुरेशन नहीं होगा, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड लैक्टेशन एमनीरिया कंडीशन। क्लियर? जहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है ड्यू टू द लैक्टेशन। ये नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है विच रिमेन्स इफेक्टिव टिल 5 to 6 months। मदर्स फर्स्ट मिल्क मतलब फर्स्ट टाइम जो सिक्रेशन होता है, रिलीज होता है, इंजेक्शन होता है, दैट्स कोलेस्ट्रम। इनिशियल इन एवरी प्रेगनेंसी द फर्स्ट मिल्क इज बेसिकली कोलेस्ट्रम। हाँ, कोलेस्ट्रम की भी एक खास बात, देयर इज नो फैट इन कोलेस्ट्रम, ठीक है। No fat in cholesterol. Let's go. Watch out. Watch out. Natural method of contraception है which remains effective till the 6th month after the delivery or parturition. चलिए, then after come to the next process or next topic which is gametogenesis. Gametogenesis is process of formation of gametes. Let's go. गैमेटोजेनेसिस जो है Watch out. Watch out. बेटा जो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एनसीईआरटी के अंदर जहां पर स्पर्मेटोगोनियम लिखा है, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मेटोगोनियम टर्म जहां पर लिखा हुआ है उसके साथ लिखा हुआ है और मेल जर्म
सेल Search. मिला लिखा हुआ? हाँ कि ना? ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। अगर हम जर्नली देखें तो हम जर्म सेल किसको बोलते हैं? स्पर्म को। हाँ कि ना? स्पर्मेटोगोनियम और मेल जर्म लिखा है सर। हाँ, अभी सुनो आगे ध्यान से। अब अगर हम मेल जर्म सेल बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? दैट इज स्पर्म। लेकिन एनसीईआरटी ने यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक किया उसको, उसके आगे एक छोटी सी टर्म लगा दी उसने, इमेच्योर Enemies जर्म ahead. सेल। ठीक है, इमेच्योर जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनियम कहा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, गैमेटोजेनेसिस जो है दैट इज फर्दरली classified into two: spermatogenesis and oogenesis. Clear? This one occurs in male, starts at after attaining puberty, continue till end of life, या till death. Germinal epithelium involved in it. ठीक है, ये चार सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे पहले तो। ठीक है, oogenesis basically occurs in female, starts in embryonic life, that is before birth. Continue till end of reproductive life, which is menopause. No role of germinal epithelium. बेटा ये पॉइंट क्लियर है लास्ट वाला? किसी को कोई डाउट इस पॉइंट में? लास्ट पॉइंट में किसी बच्चे को कोई डाउट? पता है ना, प्रीमोडियल जर्म सेल्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म यॉर्क सेक्स से आती हैं। ठीक है, चलिए देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज द वेरी फर्स्ट वन पार्ट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की सबसे पहली प्रोसेस है, द वेरी फर्स्ट वन इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और इस प्रोसेस में स्पर्मेटोगोनियम और इसे इमेच्योर जर्म सेल भी कहा जाता है, विच इज 2n in number, और
दिस इज द मियोसाइट, ये मियोसाइट भी है। इज इट करेक्ट? गलत है। हाँ तो क्या होगा विश्वेंद्र? अरे तो माइटोटिकली डिवाइड होती है ना, हाँ मियोसाइट थोड़ी कहेंगे। इसका माइटोटिक डिवीजन होता है, तो ये मियोसाइट कैसे हुई? नहीं हुई ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हुई। देखो ये सब चीजें इसलिए बताई जाती है क्योंकि ये वही वो चीजें हैं जो हम एग्जाम में गलत करके आते हैं। स्पर्मेटोगोनियम इज नॉट मियोसाइट, इसका मल्टीप्लिकेटिव फेज होगा, प्रोलिफरेशन यहाँ पर चलेगा, ठीक है। दिस फेज इज मल्टीप्लिकेटिव फेज। भैया पिछले मैच में कहाँ चले गए? मल्टीप्लिकेटिव फेज माइटोसिस यहाँ पर होगी और इससे फॉर्मेशन होती है मैंने 3 बंदे मारे फिर मैं मर गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड अगेन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इनको हम लेबल कर सकते हैं ए एंड बी, ठीक है। अब इन दोनों में से एक सेल जो है वो वापस से स्पर्मेटोगोनियम बना देगी ऑन ग्रोथ, which basically retain the number of spermatogonium. Clear? इसका काम है रिटेन करना नंबर को। भाई यू लगाया आपने? और चलो ये बढ़िया बस। Form up on me. अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, this one is myocyte. Out of these, with the very one या अकेली जो सेल है ये मियोसिस में जाएगी। अब ये जो सेल मियोसिस में जा रही है, that basically cross blood testis Watch barrier, out. ये ब्लड टेस्टिस बैरियर को क्रॉस करती है, क्योंकि ये अगर मियोसिस 1 को कंप्लीट करेगी तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल बना देगी, इसीलिए ये ब्लड टेस्टिस बैरियर को क्रॉस करके टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आ जाती है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी, हाँ बोलो। ओ भाई साहब, अरे भैया दोनों आ गए। बिल्कुल। कहाँ थे आप? कहाँ थे अब तक? नंबर के बाद यहाँ कहीं पढ़ाया था ना मैंने। ये क्या है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का बनना, which is having the 2n number, डिप्लॉइड है। फिर मियोसिस 1 होगी तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, ठीक है। अच्छा आगे भी दिखाता हूँ, इसका लाइन डायग्राम पहले ही बना रखा है। ये एक मल्टी, ये सबसे पहले स्पर्मेटोसाइटोसिस, मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज, 25 डेज। Help. Form up on me. अब ये मियोसाइट है, भटका दिया, basically भटका ये दिया। क्रॉस करती है ब्लड टेस्टिस बैरियर को। एंड देन आफ्टर इसका डिवीजन हो जाएगा। दिस मियोसिस 1, क्लियर। जो फॉर्मेशन करेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का। Mark the location.
which is having N. Clear? And then after secondary spermatocyte जो है उनमें meiosis second होती है, which is an equational division, correct? और reduction अरे भैया मेरे में पड़ेगी, पता ना कहाँ से मार रहे हैं। और इससे फॉर्मेशन होती है स्पर्मेटेड की। पता नहीं लग रही भैया, बंदे किंग है भैया। दोनों तरफ है, दोनों तरफ, राइट में भी है आपके, लेफ्ट में भी है। हाँ इधर इधर रे। एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने स्पर्मेटेड बनेंगे? पढ़ना ही नहीं है जल्दी। भैया अगर मार्क करो, मैं पीछे से मारूंगा। 4 नहीं बनेंगे तो 8 ही बनेंगे, 12 तो बनने सर, है ना? 8 बनते हैं। 8 क्यों बनते हैं उसका रीजन बता देता हूँ। आपसे उसने पूछा क्वेश्चन में स्पर्मेटोगोनियम से कितने बनते हैं, उसने रिटेंशन वाली बात ही नहीं की। तो एक स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कितने बनते हैं? 2 बनते हैं ना। और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे? तो 2 से कितने बने? ठीक है, रिटेंशन का टर्म यूज नहीं होता है। अगर वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने स्पर्मेटेड या स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, तो उनका नंबर होगा 8। क्लियर? हाँ जी बेटा, क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। हाँ क्या पूछा तुमने? मार तो दिया। 8 एनसीईआरटी में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 की फॉर्मेशन होती है, लिखा हुआ है। ये जहाँ पे डायग्राम बना है ना, इसी के बराबर में देखो लिखा हुआ है ना, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 की फॉर्मेशन होती है, 4 स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। अब वो जब एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन सकते हैं? 2। तो कितने हो जाएंगे? 8। क्लियर है बेटा सभी को यहाँ तक? यस सर। चलिए 3 नंबर आ दो। 3 नंबर तो आ गए, 2 नंबर है वो। अब इस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें म्यूसिस 1 और 2 दोनों इंक्लूडेड है, दैट इज स्पर्मेटिडोजेनेसिस। आधा तो आधा यहाँ होगा जल्दी सी। दिस प्रोसेस इज नोन एज तो साथ लगा जल्दी सब गए। स्पर्मेटिडोजेनेसिस। क्लियर? जिसमें म्यूसिस 1 9 डेज का टाइम लेता है और म्यूसिस 2 जो है वो 19 डेज का टाइम लेगा। ठीक है? और जो फर्स्ट फेज होता है दैट इज बेसिकली ग्रोथ फेज। कितना टाइम लेगा? लो भाई पढ़ा दिया ना, 9 25 डेज। टोटल प्रोसेस जो है वो 74 डेज में कंप्लीट होती है। पढ़ रहा गया। ठीक है? अब रिमेनिंग टाइम पीरियड जो है दैट इज बेसिकली स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होना, दैट इज बेसिकली स्पर्मियोजेनेसिस। Spermiogenesis, and this will take 21 days time approximately. ठीक है? तो यहाँ पर इससे 4 स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन हो जाती है।
तेरा कितना मारी? अरे भैया सामने से मार रहे, मैंने एक नॉक करा भी उनका। मारो, ओम ले लो, ओम ले लो, ओम ले लो। Clear? Spermiogenesis, key process. That is transformation of spermatid into motile ओ भाई and नॉन मोटाइल फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट इज कि ये एक हैवी स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहला चेंज क्या होगा स्पर्मियोजेनेसिस में कि ये अपना वेट रिड्यूस करेगा, रिड्यूसेस वेट, चेंजेस फॉर लोकोमोशन एंड पेनिट्रेशन। ठीक, वेट को रिड्यूस करेगा तो ये अपने साइटोप्लाज्म को कर देगा लॉस, साइटोप्लाज्म, एंड इसके अलावा यहाँ पर न्यूक्लियस जो है दैट बिकम्स कॉम्पैक्ट एंड मेन पार्ट ऑफ it की फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा स्ट्रक्चर। किसने ज्वाइन किया बेटा अभी क्लास को रिसेंटली? वो और खेल रहे हैं। The very first one structure वो लगा लो इतने।
सबसे पहली स्ट्रक्चर जो यहाँ पर प्रेजेंट होती है दैट इज एक्रोसोम, जो हाफ ऑफ द न्यूक्लियस तक जाती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है दैट इज न्यूक्लियस। उसके बाद नेक रीजन में यहाँ पर प्रेजेंट होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और उसके बाद प्रेजेंट होगा इसके ऊपर सर ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले प्रेजेंट होता है बेटा एक्रोसोम। एक्रोसोम की अगर हम बात करें तो एक्रोसोम इज बेसिकली मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्गी बॉडी, ठीक है, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्रोसोम में प्रेजेंट क्या होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम? किस तरह के एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होंगे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं प्रेजेंट होंगे। वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम नहीं होते हैं? एक्रोसोम से निकलने वाला जोनालाइसिन किसे पंक्चर करता है?
कोरोना रेडिएटा को पंक्चर करता है। जोना लाइसेंस, जोना पैलिसिडा किससे बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन से ना, तो प्रोटीलाइटिक नहीं होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिटिक एंड प्रोटीलिटिक एंजाइम्स? एक मिनट बेटा, मैं अटेंडेंस भेज दूं। हाँ जी बेटा, डिफरेंस नहीं बताया आपने। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अभी आप भी कुछ बताइए, क्या डिफरेंस है प्रोटीयोलाइटिक और हाइड्रोलिटिक में? हाँ सही बोल रही हो। जो प्रोटीयोलिटिक होते हैं वो भी हाइड्रोलिटिक हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स पर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने पढ़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और हमने पढ़ा पेप्टाइड बॉन्ड, पढ़ा। अब दोनों डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से बनते हैं, करेक्ट। लेकिन जो सेलेज है, अमाइलेज है, काइटिनेज है, वो प्रोटीयोलिटिक नहीं है, बट वो हाइड्रोलिटिक है। लेकिन पेप्टाइडेज वो प्रोटीयोलिटिक है और वो हाइड्रोलिटिक भी। तो हाइड्रोलिटिक इज अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन जिसमें से प्रोटीयोलिटिक एक फॉर्म है। अब हाइड्रोलिटिक क्यों यूज किया बेटा टर्म? क्योंकि कोरोना रेडियाटा को जो आपस में जोड़ता है दैट इज हाइलोयूरोनिक एसिड, एनिमल सीमेंट बोलते हैं उसको। हाइलोयूरोनिक एसिड इज म्यूकोपॉलीसेक्राइड, दैट इज म्यूकोपॉलीसेक्राइड। लेकिन अंदर जो जोना पैलिसिडा को पंक्चर करेगा वो तो ग्लाइकोप्रोटीन है ना, उस ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर को जो पंक्चर करेगा दैट इज अ प्रोटीयोलिटिक एंजाइम। तो हाइड्रोलिटिक एंड प्रोटीयोलिटिक एंजाइम दोनों प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ जी। तो हाइड्रोलिटिक का मतलब क्या होता है वैसे? हाइड्रोलिटिक का मतलब होता है बेसिकली जो एडिशन ऑफ वाटर से किसी भी बॉन्ड को तोड़ दे, हाइड्रोलिसिस जो करवाए। क्लियर? प्रोटीयोलिटिक? प्रोटीयोलिटिक जो किसी भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल को तोड़ दें।
पेप्टाइड बॉन्ड को जो तोड़ दे। अब पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? रोटिलिटिक एंजाइम की, लेकिन जरूरत उसके साथ किसी और चीज की भी पड़ेगी ना। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड ये सब डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से बनते हैं, बाय रिमूवल ऑफ वाटर से बनते हैं। अगर आप एडिशन ऑफ वाटर करेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएंगे। तो ये एंजाइम्स को अपने साथ किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एक ब्रॉड टर्म है। जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन या क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स पढ़ा, तो उसमें हाइड्रोलिसिस और लाइएसिस दोनों में डिफरेंस क्या है? एक को पानी की जरूरत है, एक को पानी की जरूरत नहीं है। दोनों ही लाइसिस करते हैं। एक पानी की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में करेगा, दैट इज हाइड्रोलिसिस। जिसे वाटर की जरूरत नहीं है, दैट इज सिर्फ लाइसिस। देखो ब्लैक लग रहा है। Spirally arranged mitochondria. यहाँ इतना ब्लड ना आता है। 50-20 mitochondria. And it ATP प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसे कहते हैं मैनकीस, जो कि फाइब्रस शीट है। And that is present on posterior half of nucleus and middle piece. पर present. And this is axial filament. Having 9+2 arrangement. Stop talking.
यहाँ पर रिंग सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला के लिए। Now part. The very first one reason till up to the nucleus is head. Then after जिस रीजन में नीवन कर्न प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, दैट इज मिडल पीस। And this portion is neck. And the last one is tail and end piece. End piece में axial filament present होता है। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। अब ये पॉइंट क्यों लिखा है बेटा, इसका रीजन बता देता हूँ। एक स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट ऑल ओवर स्पर्म, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? क्योंकि एंड पीस पर नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखेंगे तो एनसीईआरटी डायग्राम में भी इसी तरह की स्ट्रक्चर को बनाया गया। क्लियर? हाँ कि ना? क्लियर है बेटा सभी को यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? नो सर। तो लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है यहाँ पर? मल्टीप्लिकेटिव फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज, 25 डेज का। हाँ कि ना? स्पर्मेटोगोनियम से फॉर्मेशन होना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का, दैट इज द लॉन्गेस्ट फेज। चलिए, देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट। चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर एब्सेंट होता है। लॉस्ट मैक्सिमम साइटोप्लाज्म, और एक्रोसोम जो है दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्गी बॉडी and surface covered by decapacitation factor. एंड कोलेस्ट्रॉल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसे याद रखना, क्योंकि जब हम कैपेसिटेशन पढ़ेंगे स्पर्म का तो यही पॉइंट सबसे पहले काम आएगा। चलिए, देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस।
जी बेटा, कुछ पूछना है? हार्मोनल कंट्रोल पहले भी पढ़ चुके हैं हम। तो क्या रिलीज होता है? जीएचआर, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन। ठीक है, अब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज करवाता है FSH एंड LH। और ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, दोनों किस तरह के हार्मोन्स हैं? व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ FSH एंड LH? कौन से प्रोटीन? FSH, LH एंड TSH स्पेसिफिक प्रोटीन बताए थे ना। एरिथ्रोपोइटिन, हाँ, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं ये। FSH सर्टोलाइज सेल्स को स्टिमुलेट करेगा एंड दे बेसिकली ट्रिगर्स स्पर्मेटोजेनेसिस एज वेल एज सर्टोली सेल्स जो है वो रिलीज करती हैं इनेबिन, और ये इनेबिन जो है वो FSH को नेगेटिव फीडबैक देता है, इनेबिट करवाता है। क्लियर? इसके अलावा सर्टोली सेल्स जो है वो ABP सिक्रेट करता है सॉरी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और LH जो है वो लिडिक सेल्स जो है दे आर बेसिकली इंटरस्टैशियल सेल्स, तो इसीलिए इसको ICSH भी कहा जाता है। और ये इनसे स्टिमुलेट करेगा, ट्रिगर करेगा रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब आता है आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट। टेस्टोस्टेरोन जो है वो यहाँ पर ABP के साथ मिलकर पैराक्राइन इफेक्ट दिखाएगा। पैराक्राइन इफेक्ट दिखाएगा एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मियोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? हाँ जी बेटा, क्लियर है सभी को ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब ये टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन है कि ये हाई लेवल होने पर नेगेटिव फीडबैक देता है। किसे नेगेटिव फीडबैक देगा बेटा? ये सॉरी LH को, और एक मिनट, GnRH को नेगेटिव फीडबैक देगा। क्लियर? हाँ जी,
ये है इसका हार्मोन कंट्रोल। देन आफ्टर एक्स्ट्रा थ्रस्ट, प्राइमरी abnormalities ऑफ sperm, ठीक है। तो ये मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट्स होते हैं। ऑफ न्यूक्लियस, मिडल पीस and tail, occurs in seminiferous tubule। कहाँ पर होंगे ये? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होते हैं। सेकेंडरी abnormality of sperm occurs in vas deferens and epididymis। फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट्स होते हैं। इम्पेयर्ड कंपोजिशन होगी। क्लियर? ह्यूमन sperm only flagellated cell of body। First living cell observed under microscope। Non-flagellated sperm found in कहाँ पर मिलेगा बेटा? एस्केरिस अमीबॉइडल स्पर्म होता है। इतना याद कर लोगे और भी लिखवाऊं? एक और भी है, क्रेफिश पढ़ा है ना आपने? ये है एनसीईआरटी के 11th का एग्जाम्पल। उस केस में भी टेललेस स्टार शेप स्पर्म होता है। क्रेफिश टेललेस स्टार शेप sperm। Shape of sperm spoon shaped, hook shaped। आदित्य बता भाई एग्जाम्पल। स्फेरिकल शेप, स्पाइरल स्पर्म। तो स्पून लाइक यूनिफ्लैजिलेटेड होता है इन केस ऑफ ह्यूमन। हुक लाइक इज प्रेजेंट इन रैट।
Spherical is present in teleost and spiral is present in aves. Birds के अंदर present है. Teleost क्या होता है? Bony fishes. Elasmobranch teleost. अभी AITS दिया ना फिश वाले चैप्टर का? नहीं दिया? अच्छा. Bony fishes जो होती हैं, these are teleost. लार्जेस्ट स्पर्म इन एनिमल किंगडम. जॉइंट या टेंडन रिलेटेड कोई भी इश्यूज रहते हैं आपको ना मैं इसके लिए बेस्ट सप्लीमेंट बताता हूँ जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं. ग्लूकोसेमाइन ये किसी भी केमिस्ट शॉप से मिल जाएगा, बहुत ही रीजनेबल है. मेल्स एनिमल किंगडम 1 कैप्सूल पर डे. दैट इज ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्ट्रिक. among chordates Discoglossus. Smallest sperm crocodile. क्लियर है बेटा सभी को यहाँ तक? डाउट यहाँ तक किसी को? Abnormalities How to पता है grow सभी को? muscles as ये faster as लिखवाने की जरूरत possible है with उन्हें. exercise and एज़ोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, ये तो क्लियर होगा सभी को? हाँ कि ना? नेक्स्ट चैप्टर में ये सभी पॉइंट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे. जब हम इनफर्टिलिटी पढ़ेंगे इन मेल, तो वहां पर जब ये पॉइंट कवर होंगे तो वहां पर यही पॉइंट तुमसे दोबारा से पूछे जाएंगे. क्या मतलब है इसका? एस्थेनोजोस्पर्मिया का क्या मतलब है? एज़ोस्पर्मिया का क्या मतलब है? ओलिगोस्पर्मिया का क्या मतलब है? क्लियर है सभी what को? is कैसी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर किसी को ये क्लियर नहीं है तो पूछ सकता है बेटा. अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है आपका 2018 में या ATS में पूछा गया था, ये 18 या 19 में, कि कौन सी एबनॉर्मलिटीज ज्यादा सीवियर होती है. अभी ऊपर हमने एबनॉर्मलिटीज पढ़ी है ना, कहाँ पर गया? आउट ऑफ दीज टू विच वन इज मोर सीवियर? प्राइमरी एबनॉर्मलिटीज ज्यादा सीवियर होती है क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट्स हैं. ठीक है, दीज आर मोर सीवियर. चलिए, देन आफ्टर नेक्स्ट वन, एबनॉर्मलिटीज. छोटे छोटे पॉइंट्स है बेटा ये. ओलिगोस्पर्मिया. ओलिगोस्पर्मिया स्टैंड्स फॉर लो स्पर्म काउंट. दैट स्टैंड्स फॉर लो स्पर्म काउंट. नेक्स्ट वन इज एज़ोस्पर्मिया. एज़ोस्पर्मिया स्टैंड्स फॉर absence of motile sperm. Absence of motile sperm. Next one is necrospermia. Necrospermia stands for normal sperm count but all sperms are non-motile.
नेक्स्ट वन इज एस्थेनोजूओस्पर्मिया। ये इन सब से अलग है। एस्थेनोजूओस्पर्मिया स्टैंड्स फॉर लो स्पर्म मोटिलिटी। मोटिलिटी। अब मुझे एक बात बताओ, ये किस तरह की एब्नॉर्मलिटी है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? ये सेकेंडरी एब्नॉर्मलिटी है। टर्म यूज हुई लो स्पर्म मोटिलिटी। मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कैल्शियम आयन। हाँ कि ना? एटीपी का प्रोडक्शन। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन करना जरूरी है ना उसमें, हाँ कि ना? कैल्शियम आयन क्या करेंगे? फ्लैजिला को मूव करवाने में हेल्प करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट का मतलब है कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होना। एटीपी प्रोडक्शन कम होना और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होना दोनों अलग अलग चीजें हैं कि नहीं? इसलिए लिखा ना कि मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट्स आर प्राइमरी एब्नॉर्मलिटीज, फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट्स आर सेकेंडरी एब्नॉर्मलिटीज। एज़ोस्पर्मिया में और नेक्रोस्पर्मिया में क्या डिफरेंस है? उधर स्पर्म काउंट नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है, इसलिए पहला टर्म यही यूज किया, नॉर्मल स्पर्म काउंट, बट ऑल स्पर्म्स आर नॉन मोटाइल। चलिए, तो ये था स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। नेक्स्ट प्रोसेस इज oogenesis। What about this one? What does this one mean? oogenesis that is process of formation of Word you really don't like. फीमेल गैमीट और अवम। क्या डिफरेंस है? क्या आ गया? स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के अंदर ओनली वन अवम मैच्योर्स ड्यूरिंग this process instead of 4। जिस तरह से 4 स्पर्म बनते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक अवम की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और यहाँ पर अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होने की वजह से ही यहाँ पर फर्दर फॉर्मेशन नहीं हो पाती है फर्स्ट पोलर बॉडी के सबऑर्डिनेट की। कहते हैं कि फर्स्ट पोलर बॉडी उसी फॉर्म में डीजनरेट कर जाती है, लेकिन कुछ बुक्स में या कुछ जगह ये लिखा गया है कि ये हर केस में नेसेसरी नहीं है। जहां पर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट या साइटोप्लाज्मिक अमाउंट पोलर बॉडी के पास अगर ज्यादा होगा तो उस केस में एक से ज्यादा अवम की फॉर्मेशन एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में होना पॉसिबल है। और इसी रीजन से नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस की फॉर्मेशन हो सकती है, जिसमें सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिफरेंट भी हो सकता है। यानी कि नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में एक
बॉय, दूसरा गर्ल हो सकता है। आइडेंटिकल में दोनों का सेक्स सेम रहेगा, आइदर दे मेल और फीमेल। तो उस केस में ये कहा जाता है कि एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो अवम की फॉर्मेशन हुई। अब वो दो अवम की फॉर्मेशन कैसे हुई? तो उसका एक सिंपल सा रीजन माना जाता है कि जब अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा था तो उस वक्त जो फर्स्ट पोलर बॉडी है उसके पास कुछ अमाउंट में साइटोप्लाज्म बच गया, जिसने उसे फर्दर मियोसिस सेकेंड प्रोसेस के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया और दो अवम बन गए। Within the same ovulation there is 2 ovum released from the ovum। ठीक है? या फिर ये माना जाता है कि हार्मोन का लेवल ज्यादा होने की वजह से हम क्या कहते हैं कि one ovary remains active during one menstrual cycle and another for the next। लेकिन ये भी एक कंसेप्ट है कि हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन अगर है तो वो दूसरी ओवरी के अंदर भी फॉलिकुलर मैच्योरेशन को ट्रिगर कर सकता है। बट ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में पॉसिबल है। जब प्रेगनेंसी जो है वो फ्रेटर्नल ट्विंस की नहीं होगी, क्योंकि वहां पर अगर पहला इम्प्लांटेशन होता है तो सेकेंड वन जो है वो इम्प्लांट नहीं करता। ठीक है, उसको स्पेस नहीं मिलेगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो जाए। चलिए, अब इसके बाद में oogenesis की प्रोसेस का लाइन डायग्राम सबसे पहले बेटा। The very first one is ओगोनियम, और इसे स्टेम सेल कहा जाता है। और ये डिफरेंशिएट होकर फॉर्मेशन करती है प्राइमरी oocyte की, दैट फॉर्म्स प्राइमरी oocyte। क्लियर? यहां पर माइटोटिक डिवीजन होगा और यहां पर जो फेज प्रेजेंट होता है दैट इज नॉन एज ग्रोथ फेज। देन आफ्टर दैट इज एट बर्थ 2 to 3 million each ovary। देन आफ्टर प्राइमरी oocyte जो है इसमें से कुछ डीजनरेट कर जाते हैं और at puberty there is 60 to 80,000 per ovary left। Clear? Then after they mature, onset of menarche, secondary oocyte। अब ये अरेस्टेड होंगे एट प्रोफेज 1। ओगोनियम is 2n in number, oocyte is primary oocyte is 2n in number,
तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये मियोसाइट है, हाँ कि ना। प्राइमरी oocyte इज मियोसाइट। अब प्राइमरी oocyte जो है विच इज हैविंग 2n in number that undergoes meiosis first at puberty, इसे कंप्लीट करती है। अब ये हो गया एक दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, मियोसिस की प्रोसेस कब शुरू होती है? इन केस ऑफ फीमेल, मियोसिस स्टार्ट्स एम्ब्रियोनिक लाइफ, puberty, childhood, or none of these? Embryonic life. कितने हैं जो कि प्यूबर्टी के सपोर्ट में? स्टार्ट्स एट एम्ब्रियोनिक लाइफ, कंप्लीट्स एट प्यूबर्टी। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपको। यहां पर जब आप लिख रहे हैं दैट इज अरेस्टेड एट प्रोफेज 1, तो यहां पर एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन यहां पर होगी, ठीक है, और इसी के साथ साथ फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, एंड दिस वन इज n in number, clear, and then after ovulation occurs। ठीक है, एनसीईआरटी ने डायग्राम में जो डायग्राम दिया है उस डायग्राम में इस चीज को एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब ओव्यूलेशन के बाद यहां पर सेकेंडरी oocyte when comes in contact with sperm at the time of fertilization, बेटा स्टॉप टॉकिंग, मेटाफेज 2 पर अरेस्टेड होता है ये एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पर मियोसिस 2 कंप्लीट करती है। क्लियर, और यहां पर फॉर्मेशन होती है, हाँ जी बेटा, हाँ जी, मियोसिस फर्स्ट लिखा तो है, मियोसिस स्टार्ट्स, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट, meiosis second complete at the time of fertilization, first complete at the age of puberty, starts at the age of, तीनों phases अलग अलग हैं। ठीक है, यहां पर अवम प्लस सेकेंड पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होगी। क्लियर, all polar body degenerates up to first cleavage। सभी पोलर बॉडीज डिजेनरेट कर जाती है। इन रेयर केसेस
फर्स्ट पोलर बॉडी। क्लियर? हाँ जी बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। डन? रेयर केसेस में अभी तो समझाया था, अगर साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज्यादा होगा तो, ठीक है। और कब होगा, कहाँ पर होगा? फैलोपियन ट्यूब में होगा, जाएगा तो उसी के साथ अटैच होकर ना। कहाँ पर प्रेजेंट है? तो जोना पैलिसिडा और कोरोना रेडियाटा के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी जो होता है वो पेरी वाइट लाइन स्पेस में होता है। रीजन? क्योंकि जोना पैलिसिडा बन जाती है जब तक। सेकेंडरी ओसाइट्स रिलीज और सीक्रेट करता है बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन, जो उसके ऊपर जोना पैलिसिडा की लेयर को बना देता है, ठीक है। देखो, नॉर्मल ग्रोथ दोनों की होती है, बट बॉडी वेट में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। जबरदस्त डिफरेंस होता है बॉडी वेट। जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हैं साइमल्टेनियस प्रेगनेंसी के अंदर, तो मेल बॉडी या मेल जो न्यूबॉर्न है उसकी बॉडी ग्रोथ कम होती है रेदर देन ऑफ फीमेल। जनरल सर्वाइबिलिटी ट्रेट्स होते हैं कि एक्स जो है वो खुद को हमेशा से सर्वाइव करता है। रीजन है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का इनहेरिटेंस पढ़ते हो ना, है ना? यस। एक क्रोमोसोम का सेट अपने घर में है और एक बाहर से आया है। जो घर में है उसके जीन्स, उसके प्रोटीन्स जो उससे बनेंगे वो ज्यादा बेटरली उस कंडीशन में खुद को अडेप्ट करेंगे। लेकिन ये बहुत आगे की प्रोसेस है, इसको एम्ब्रियोलॉजिकल एवोल्यूशन में पढ़ते हैं हम लोग। डेवलपमेंट बायोलॉजी का एक पार्ट है जिसमें पढ़ाया जाता है। बेसिक बता दिया मैंने कि होता ये है कि जो एक्स क्रोमोसोम, या आप कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोमल सेट फीमेल का है वो अपने घर में है और स्पर्म का जो सेट है वो बाहर से आया है। अब चाहे वो एक्स मिले उससे या फिर वाई मिले उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेट तो बाहर का। चलिए, देन आफ्टर नेक्स्ट वन होता क्या है बेटा इस प्रोसेस में? मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल्स, नेक्स्ट पार्ट इसका। तो सबसे पहले प्रीमोर्डियल जर्म सेल, फ्रॉम यॉर्क सैक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से आती है एंड दे माइग्रेट्स टू ओवरी। बेटा स्टॉप टॉकिंग। ये माइग्रेट कर जाती हैं ओवरी में, एंड देन आफ्टर ये फॉर्मेशन कर लेंगे यहाँ पर। स्टॉप टॉकिंग। फ्लैटेंड स्ट्रोमल सेल्स जो है
वो इसे सराउंड करती हैं। बेटा माइक ऑफ कर लो, जो भी XYZ स्टूडेंट है। दे फॉर्म्स प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स की फॉर्मेशन करती हैं ये, और इसके बीच में प्रेजेंट होता है ओवोगोनियम। देन आफ्टर mitosis occurs in it, and this will form कुछ लेते क्यों नहीं? अभी हो रहा है? ऊका, खांसी, कफ सिरप? प्राइमरी oocyte, और ये प्राइमरी फॉलिकल की फॉर्मेशन कर देगा। That is at birth, and this is arrested at prophase 1 पर अरेस्टेड होता है। How much time left? चलो इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे बेटा फॉलिकल्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में एब्सेंट मत होना, उसमें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसके साथ साथ पढ़ेंगे कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, 2 लेक्चर बाद आपके टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक की फाइल मैं शेयर कर दूंगा आपको आज, वही सेम 171। बेटा लास्ट फाइल्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ जो उसके ऊपर है, क्योंकि एक्चुअली उसमें नई फाइल्स अपलोड नहीं हो रही हैं, इसलिए मैंने 2 दिन से अपलोड भी नहीं की थी। हाँ आप कर लीजिए डाउनलोड, इवनिंग तक आप कर लीजिए, उसके बाद में मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वो फाइल का कुछ पर्टिकुलर साइज है जो उससे ज़्यादा अगर उस पर है तो नहीं अपलोड हो पा रही हैं। मेरी तरफ से कुछ भी करवा नहीं, फोन से हाँ तो करवा, किसने रोका तेरे को? नहीं, ये पूछ रहा था पासवर्ड वाली फाइल प्रिंट हो जाएगी। नहीं, मैं तो तुम जो पूछना चाह रहे हो वो मेरे से मत पूछो। कौन है, कहाँ गया वो तुम्हारा दोस्त? नहीं, वो तो पता है किसी ने स्क्रीनशॉट की थी इसके साथ। लक्ष्य सचदेवा से पूछो, वही है एक महान आदमी। तो कब तक स्क्रीनशॉट खींचेगा? एक नोटबुक ले, इतने में लिख लेगा। नोट्स के चक्कर में मत पड़, जो भी लिखना हुआ है उसको नोटबुक पे, ये एनसीईआरटी पे लिख। एनसीईआरटी पे क्यों मार्क करवाता हूँ, कभी सोचा? और जब आता है क्वेश्चन एग्जाम में तब मुंह बनाते हो, बहुत ज्यादा हो जाता है। जब ऐसा होता है ना, जब क्वेश्चन पेपर आता है सामने एग्जाम में, तब सोचते हैं कि हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और वही फिर वो एनसीईआरटी से नहीं होता, नोट से होता है। अभी क्या दिखा रही थी क्वेश्चन, अभी उसने दिखाया मेरे को रोडॉप्सिन करके कुछ, उसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, क्या थी स्टेटमेंट? कि आउटर सेगमेंट के अंदर रोडॉप्सिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी एनसीईआरटी में ढूंढ के देखा स्टेटमेंट, नहीं है। जब पढ़ाया था मैंने रोडॉप्सिन या रोड सेल की स्ट्रक्चर, याद है क्या पढ़ाया था? ऐसे वो सोडियम आयन
दो रीजन बनाए थे, डार्क एंड लाइट, याद है ना? तो जो डार्क वाली साइड है, आउटर सेगमेंट, इनर सेगमेंट, याद आया कुछ? अभी तो एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी अंदर से खोलकर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी का जो कवर पेज है ना, वो हमने आज तक नहीं पढ़ा। कवर पेज यानी जो सबसे ऊपर प्रेजेंट है, पढ़ा कभी उसे? कवर देखा ही नहीं है। गोब्रेला छपा हुआ है कवर के ऊपर, वैसे अंदर उसका नाम नहीं दिया है गोब्रेला का, आर्थ्रोपोड की स्ट्रक्चर है। गोब्रेला होता है, गोबर की बॉल्स बनाता है बेसिकली, और उन्हें ले जाकर एक जगह स्टोर कर लेता है। हाँ, मजाक नहीं कर रहा, देखो एनसीईआरटी 11th की बुक के ऊपर तो कवर पेज ही नहीं है उसका। शाबाश, सीधा प्रीफेस। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स। यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स में लीव द क्लास। देखो फर्स्ट पेज के ऊपर जो छपा हुआ है ना, उसमें नीचे लिखा है दिस द टेक्स्ट बुक, दिस द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक और रेफरेंस टेक्स्ट बुक नहीं, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक में बहुत बड़ा डिफरेंस है। योर नोट्स आर रेफरेंस बुक, क्लियर? बट योर एनसीईआरटी इज अ टेक्स्ट बुक। वो अपनी तरफ से हर चीज को समराइज करके बता देती है। उसने समरी की भी समरी क्रिएट कर दी है, अपने आप में समरी है, और उसके बाद में हर चैप्टर के पीछे समरी है। और उधर किसी को ये फुर्सत नहीं है कि किधर सही लिखा है किधर गलत लिखा है, बस चल रहा है। दो सबसे बड़ी एरर, प्लेटी एलिमेंथिस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और पीछे ऑर्गन सिस्टम दिया हुआ है। अभी शायद तुम्हारी एनसीईआरटी में करेक्ट करवाया था कि आगे एम्पुलरी रीजन को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बता दिया है, और समरी में एम्पुलरी स्टमक जंक्शन को, करेक्ट? तो मोर और लेस आपको खुद को ही चीजों को समझना पड़ेगा। ये जैसे अभी बताया मैंने, इमेच्योर जर्म सेल इधर लिखा है, तो शुरुआत में देखोगे तो वो भी लिखा हुआ। जब शुरुआत में सेकंड पेज को आप पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी के, तो आपको वहां पर सेकंड पेज पर लगेगा कि अरे ये कैसे हो सकता है, मेल जर्म सेल। सेकंड पेज ऑफ द एनसीईआरटी पढ़कर देखो, इसी चैप्टर का। तो एनसीईआरटी को पढ़ना और समझना भी आसान नहीं है, उसके लिए भी आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी। आप ये सोच रहे कि नहीं मैं खुद पढ़कर इंटरप्रेट करके और क्वेश्चन का आंसर कराऊंगा या कराऊंगी, दैट्स आल्सो नॉट पॉसिबल। हर बार पढ़ने पे मुझे एक नया क्वेश्चन मिल जाता है। 11th क्लास के एनसीईआरटी में अभी लोजमेंट मेम्ब्रेन एक टर्म ऐड हुआ। हाँ, लूजमेंट मेम्ब्रेन। अगर आप, हाँ बिल्कुल, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एल्वेलाई की स्ट्रक्चर है, उसके बराबर में लोजमेंट मेम्ब्रेन एक एनसीईआरटी में टर्म ऐड हो गया। LOAZEMENT, मतलब तो उसका वही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए ऐड कर दिया। भाई किसी को दिया होगा ना कि आप थोड़ा सा सर इसको एडिट कर दीजिए, तो उसने क्या किया होगा, शब्द बदल दिए। ठीक है? तो एनसीईआरटी को साथ साथ पढ़ाने का रीजन जो था ना, वो यही था कि भैया इसे भी बच्चे ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं।
बेंच तो हो रही है।